हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 50th लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये मेरा तीसरा लेक्चर है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया। तो लेक्चर 48 में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक लेक्चर 48 और 49 में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 48 में मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड के कंपोनेंट, सप्लाई के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सब हमने लेक्चर 48 में डिस्कस किया था। और लेक्चर 49 में मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बताया था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, उसके क्या फंक्शन है, कैसे ऑपरेट करता है, स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और फॉरवर्ड मार्केट फाइनली क्यों आया था, क्यों फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारी ही बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और इसके साथ ही एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक फॉरेन एक्सचेंज नहीं पता, फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं पता, तब तक थोड़ा आगे समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो लेक्चर 48 49 कोशिश करिएगा कि 50 से पहले आप ये दोनों पार्ट देख लें। ठीक, अब मैं बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसका हम कर्व, उसका जो ग्राफ बनता है वो हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम रेट कैसे निकाला जाता है, पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कैसे निकाली जाती है, वो हम देखेंगे ग्राफ से। और फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड। अगर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है या जो सप्लाई है, अगर वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ के साथ समझाऊंगी। इसमें चार केसेस बनते हैं। अगर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है या जो सप्लाई है अगर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम डिटेल में ग्राफ से आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि इस लेक्चर में आपने कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, लेक्चर नहीं समझ में आया, तो वो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बार मेरे चैनल पे होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वीडियोस को उनमें अरेंज किया हुआ है। और ये जो स्क्रीन पे इस टाइम आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे ही सब्जेक्ट मैं अभी तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यानी जनवरी 2022 तक ये सारे ही सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि इसका फायदा उठाएं। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका फायदा उठाइए। ठीक है, इसकी मदद से पढ़िए। ओके, तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो दो होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबल यानी यहाँ पे कुछ वेरी करता होगा, फिक्स यानी फिक्स्ड एक्सचेंज फिक्स रेट होता होगा। ठीक है, बट चलिए यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको बताती हूँ, समझाती हूँ। तो आज के लेक्चर में ना हम फ्लेक्सिबल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मैं फिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये दो एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक फिक्स्ड। आज के लेक्चर में हम फ्लेक्सिबल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके भी बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। अगले लेक्चर में फिक्स बताऊंगी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है इसके दो और नाम है। क्या नाम है, इसको फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं और इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसके दो और नाम है, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है और इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, ये वो रेट ऑफ एक्सचेंज है जहां पे जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमाइन होता है,
बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस है उनसे रेट डिसाइड होता है। ठीक है, उस रेट को कहा जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये बात समझ में आई? अच्छा, जब मैंने आपको डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, तो मैंने डिमांड का कर्व, सप्लाई का कर्व, वो सब पढ़ाया था ना, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी वो रेट जहां पे मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के बेसिस पे इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड होता है, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई एंड डिमांड का जो मार्केट फोर्सेस है वो फ्री प्ले करते हैं, यानी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी किसी एक्सटर्नल बॉडी का या कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। मार्केट में जैसी डिमांड है और मार्केट में जैसी सप्लाई है उसके बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? वो रेट जहां पे मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई के बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो अभी मैं बोल भी रही थी, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम या जिसका दूसरा नाम है पार रेट ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होता है? तो वो रेट जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी बराबर हो। ठीक है, जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक, जैसा हमने डिमांड थ्योरी में पढ़ा था ना, डिमांड सप्लाई पढ़ा था, वहां पे भी तो था प्राइस कैसे डिसाइड होती थी, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? जहां पे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जिस रेट पे बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अब ये जो, अगर हम कहें कि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होता है, तो इसके दो बेसिक डिटर्मिनेंट हैं जो अभी मैं तब से बता रही हूं। कौन कौन से डिटर्मिनेंट है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लिखा है। ठीक है, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। तो डिमांड क्या है फॉरेन करेंसी की और सप्लाई क्या है फॉरेन करेंसी की? दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, कितनी डिमांड है मार्केट में और कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे। ठीक, चलिए अब मैं आपको डिमांड और जो सप्लाई है उसका ग्राफ बताने जा रही हूँ कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसके लिए डिमांड थ्योरी मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी पढ़ाई थी, याद है ना? डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि अगर बाकी अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यही पढ़ा था ना, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। ठीक है, कि इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीजें, बाकी डिटर्मिनेंट्स अगर कांस्टेंट है, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यानी जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी डिमांड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी के। ठीक है, जितना ज्यादा रेट होगा, ठीक है, उतनी कम डिमांड होगी। ठीक है, यानी जितना ज्यादा रेट होगा उतनी कम डिमांड होगी, जितना कम रेट होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ लिखा है हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा, उल्टा होता है। ठीक, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो डिमांड का ग्राफ तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ाया था कई बार बनाया। ठीक है, तो हमने ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्लॉट किया। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा ना। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पे 100 देती हूँ, 100 यूनिट, और यहाँ पे 200 यूनिट देती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब रेट 70 था, यानी $1 जब 70 रुपए के बराबर था, एक्सचेंज रेट था $1 70 रुपए के बराबर था, तो डिमांड कितनी थी? डिमांड थी 100 यूनिट की। ठीक है, और जब $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गया, यानी एक्सचेंज रेट घट गया, तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो डिमांड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। ठीक,
अब अगर सप्लाई की बात करें तो मैंने थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में जो लॉ ऑफ सप्लाई था, जो कॉन्सेप्ट वहां था, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है, इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, दिस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो सप्लाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिमांड क्या था, डिमांड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और सप्लाई क्या होती है, पॉजिटिवली प्रोपोर्शनल होती है। पॉजिटिवली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे सप्लाई प्लॉट किया, ठीक है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्लॉट किया, तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, सप्लाई 100 से 200 हो गई, वैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज भी 60, $1 इक्वल टू 60 रुपी से $1 इक्वल टू 70 रुपी हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ गई, वैसे वैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। तो ये होता है सप्लाई कर्व। कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, क्यों होता है अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और डिमांड के केस में क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड है, इसीलिए उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, अब अगर इक्विलिब्रियम रेट पता करना है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकालना है, जिसको हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, तो बताया था ना वो पॉइंट जहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर हो। ठीक, तो चलिए इसका ग्राफ में देखते हैं। सप्लाई या कह लीजिए डिमांड जो है, सप्लाई एंड डिमांड, इसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो डिमांड का कर्व तो बताया था ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डिमांड का कर्व हो गया, और सप्लाई क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसा कर्व। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी ये जो पॉइंट ई है, ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वो पॉइंट जिस पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई किस पॉइंट पे बराबर होती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। ठीक है, और दोनों का ग्राफ भी देख लिया। अब चलिए बताती हूँ, मैं बताई थी ना 4 केसेस होते हैं, तो वही अब हम 4 केसेस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन चेंज यानी इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज आए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या चेंज आता है। ठीक है, डिमांड या सप्लाई में अगर चेंज आए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो इसमें रटना एकदम नहीं है, आपको ग्राफ समझना है। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो आप खुद से लिख पाएंगे कि क्या चेंज आता है, एप्रिसिएशन होता है कि डेप्रिसिएशन होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ेगी, देखिए अब 4 केसेस कौन से वो बता रही हूँ। केस 1 क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन ये अगर डिमांड बढ़ जाए, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तब क्या इंपैक्ट हो, पहला केस। दूसरा, अगर डिमांड घट जाए, फॉरेन करेंसी की डिमांड घट जाए तब क्या होगा। तीसरा केस, अगर सप्लाई बढ़ जाए, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए, तीसरा केस। चौथा केस क्या है, अगर सप्लाई घट जाए, डिक्रीज इन सप्लाई हो जाए, तो ये चौथा केस। तो ये 4 केसेस हैं। ठीक है, ये 4 केसेस में हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन होगा, ये सब हम पढ़ेंगे अब। ठीक, तो चलिए केस 1 देखते हैं। पहला केस 1 क्या है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो, ठीक है, तब क्या होगा। तो हमने अभी ग्राफ देख लिया था, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है डिमांड, और सप्लाई को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे हम इंडियन रुपी और यूएस डॉलर, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं क्योंकि 2 करेंसी चाहिए। ठीक है, तो हम इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये है फॉरेन करेंसी, डॉलर है फॉरेन करेंसी, और रुपी क्या है, डोमेस्टिक करेंसी। ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ये हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। ठीक है, तो अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर केस 1 क्या है, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड, इनिशियल डिमांड क्या है, इनिशियल डिमांड है डी। ये इनिशियल डिमांड थी फॉरेन करेंसी की, और ये थी सप्लाई फॉरेन करेंसी की। ठीक है, डॉलर की डिमांड ये है,
ठीक है, डिमांड ये है, सप्लाई ये है, डिमांड और सप्लाई कर्व ये है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक, बट अगर उसकी डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड हो गई, तो जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो वहां पे आपको मैंने शिफ्ट भी पढ़ाया था, शिफ्ट इन ग्राफ। तो वहां मैंने बताया था कि अगर डिमांड बढ़ती है तो ग्राफ क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है अगर डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड बढ़ेगी तो ये डी जो कर्व है वो कहाँ पहुंच जाएगा, D1 पे पहुंच जाएगा। जब डी कर्व D1 पे पहुंच जाएगा तो अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट। पहले पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करा था, अब पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, P पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये R2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये R1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, बढ़ गया। राइज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, आप देख रहे हैं इस ग्राफ में राइज हो गया। जब डिमांड बढ़ गई तो कर्व क्या है, यहां चला गया, तो अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो R1 पे आ रहा है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, बढ़ गया। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है और अगर डिमांड बढ़ जाए फॉरेन करेंसी की तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ राइज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट बढ़ना। अच्छा, जरा मैं थोड़ा सा आपका समझ लूंगी, एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब बताती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है। ठीक है, $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज है। तो यानी $1 खरीदने के लिए 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इसका क्या मतलब है कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपए हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया यानी 60 से 70 हो गया, यानी अब $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। ये मतलब होता है एक्सचेंज रेट घटना और एक्सचेंज रेट बढ़ने का। ठीक है, ये समझ में आया। पहले क्या था, एक्सचेंज रेट, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज रेट 60 था, पहले एक्सचेंज रेट 60 था, यानी 60 रुपीज देने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए। और अब जब डिमांड बढ़ गई फॉरेन करेंसी की तो अब हमें 70 रुपए देने पड़ रहे हैं $1 केवल खरीदने के लिए। तो इसमें क्या है, हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट हो गई। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। ठीक, तो इवन ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो होम करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट होगी, रीवैल्यू होगी या डी वैल्यू होगी, क्या होगी, तो यहाँ पे होगा डेप्रिशिएशन। ठीक, चलिए केस 2 क्या है, केस 2 है डिक्रीज इन डिमांड। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड घट गई तो क्या होगा। तो ये देखिए, अगेन हम फिर से वही ग्राफ बनाएंगे, डिमांड सप्लाई को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, डिमांड सप्लाई ऑफ US डॉलर। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। पहले जो डिमांड थी वो ये थी डिमांड, ठीक है, सप्लाई ये थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, ये जो पॉइंट P है इस पे ये था इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। फिर डिमांड घट गई तो क्या होगा, कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अब कर्व क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा कर्व। अगर कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, अब Q पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये R1 यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। पहले क्या था एक्सचेंज रेट, पहले एक्सचेंज रेट सपोज करिए 70 था, अब क्या हो गया, एक्सचेंज रेट 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी एप्रिशिएशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट फॉल हुआ है। पहले आपको $1, ठीक है, पहले आपको $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे थे। यहाँ पे पहले जब डिमांड ये थी, इनिशियल डिमांड थी, पहले आपको 70 रुपए देने पड़े थे, पर जब डिमांड कम हो गई तो उससे क्या हुआ, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया, इससे अब आपको 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्या, एक US डॉलर खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो गई, डोमेस्टिक करेंसी में क्या हुआ, एप्रिशिएशन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। चलिए केस 3, तीसरा केस क्या है, अब अगर सप्लाई में वेरिएशन आए तो, अगर सप्लाई बढ़ जाए तो तब क्या होगा। तो ये है डिमांड कर्व, ये है डिमांड एंड ये है सप्लाई। एस क्या है, इनिशियल सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई कर्व कहाँ मूव करता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ये मैंने थ्योरी ऑफ सप्लाई जब पढ़ाया तो डिटेल में पढ़ाया। तो सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व मूव होगा राइट में। पहले सप्लाई और डिमांड P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो रेट ऑफ एक्सचेंज था R, ये सपोज करिए 70 था। ठीक है, फिर अगर सप्लाई घट गई, सॉरी सप्लाई बढ़ गई,
सप्लाई बढ़ने का केस हम पढ़ रहे हैं ना, अगर सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, सप्लाई कर्व विल मूव टू राइट, ये राइट मूव हो जाएगा, अब सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, S1। और अगर सप्लाई कर्व राइट पे मूव हो जाएगा तो अब देखिए डिमांड और सप्लाई किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये कट करेगा R1 पे, यानी सपोज करिए 60 पॉइंट है, 60 पे कट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या था, $1 कितने में मिल रहा था, 70 रुपए में मिल रहा था, और अब सप्लाई बढ़ने की वजह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है, यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, तो अब $1 60 रुपए में मिल रहा है। तो इसमें क्या है, हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो दिस इज करेंसी एप्रिशिएशन। ठीक, अब अगला केस देख लेते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई घट जाए तो, डिक्रीज इन सप्लाई हो तो क्या होगा, जो कर्व है वो लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, ये था, पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, आर था। यानी पहले जो है 60 जो $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, ये था एक्सचेंज रेट। फिर उसके बाद ये जब सप्लाई क्या हुई, घट गई, तो क्या हुआ, जो कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो कितना हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हो गया पॉइंट क्यू। अगर पॉइंट क्यू से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कहीं 70 इस पे अगर कट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले $1 कितने का था, 60 रुपए का था, और अब $1 इक्वल्स टू क्या हो गया है, 70 रुपए हो गया। तो यहाँ पे हमारी करेंसी क्या हो गई, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्यों, क्योंकि सप्लाई क्या हो गई है, घट गई है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई घट गई है, घटने से कर्व लेफ्टवर्ड मूव हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ चौथा केस। आपको चारों केसेस समझ में आई होप आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट कब राइज करता है, एक्सचेंज रेट राइज करने का मतलब क्या है कि पहले $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज थे। ठीक है, अब अगर $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गए तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट राइज कर गया है। तो एक्सचेंज रेट राइज कब करता है, दो कंडीशन में, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए या फॉरेन करेंसी की सप्लाई घट जाए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट कब राइज करता है, यानी 60 रुपए से 70 रुपए अगर हुआ है तो कब राइज करता है, या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। और दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है ना। पहले $1 के लिए हमें 60 रुपए देने होते थे, अब $1 के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, ये पहला। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब क्या है कि पहले शायद $1 70 रुपए में मिल रहा था, अब $1 कितने में मिल रहा है, 60 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट फॉल हुआ। तो ये कब फॉल होता है, दो कंडीशन में, अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की घट जाए, ठीक है, फॉरेन करेंसी की डिमांड घट जाए, या कह लीजिए अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तो उस केस में एक्सचेंज रेट में फॉल आता है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट अगर फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, यानी देयर इज एन एप्रिशिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिशिएशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है। ठीक है, तो ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये था पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमारा ये टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट का पूरा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।